हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो अभी एक जेपीएससी मेंस के लिए एक क्या कैसे आंसर लिखा जाता है, किस तरह के सवाल आते हैं, या फिर इस तरह के सवाल आए तो आपको कैसे हैंडल करना चाहिए, या एक डेमो के तौर पे भी जब आप आंसर लिखते हैं तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो एक कॉपी थी मेरी, तो शिफ्टिंग में बहुत मटेरियल्स जो है मेरा इधर उधर हो गया, बट एक कॉपी मिली तो उसमें कुछ आंसर्स मिले हैं, तो मैं कुछ कुछ करके उसको मैं डालता रहूँगा और एक बेसिक आपको आइडिया पता चल जाएगा कि मेंस का आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, है ना। इसी तरह से एग्ज़ाम हॉल में भी लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे बहुत मतलब है ना बहुत हाई फाई कुछ आंसर लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों का एक जो फियर है मेंस एग्ज़ाम को लेकर के, उसको तोड़ने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए मैंने सोचा कि ये आंसर मैं आपके सामने डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, या यूट्यूब पे, या फिर इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सवाल ये था कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री, हाउ कैन अ फार्मर्स इनकम बी इंक्रीज्ड बाई इनकरेजिंग फूड प्रोसेसिंग, है ना। तो ये एक्चुअली इकोनॉमी सेक्शन का ये क्वेश्चन है। एक्चुअली फार्मर्स का जो इनकम है उसको 2022 तक डबल इनकम करना था, तो लास्ट जेपीएससी के लिए बहुत ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था, तो इसीलिए इस पे कुछ आंसर लिखे गए थे इस पे, है ना। तो आप देखेंगे कि इसका जो शुरुआत है कुछ इस तरह से है कि आप इंट्रोडक्शन इसका देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसका मैं दिखा देता हूँ कि कैसे इसको आप आंसर लिखने से पहले इसको फॉर्मेटिंग कैसे करना है ना। तो अब जैसे देखेंगे स्टार्टिंग में ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। फिर जैसे पूछ रहा है ना कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री, हाउ कैन फार्मर्स इनकम बी इंक्रीज्ड बाय इनकरेजिंग फूड प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं कि इसका डिमांड क्या है क्वेश्चन का, ठीक है। तो डिमांड ये है कि पहला ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द चैलेंजेस, है ना। आप ये देखें चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री, ठीक है। हाउ कैन फार्मर्स इनकम बी इंक्रीज बाय इंकरेजिंग फूड प्रोसेसिंग। एक कीवर्ड्स हो जाता है यहाँ पे ये पार्ट, यानी कि टोटल आपके पास कितने कीवर्ड्स हो गए, 3 हो गए, ठीक है। चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी, और आपका जो फार्मर्स इनकम है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 3 सेगमेंट्स को यू हैव टू एड्रेस द 3 सेगमेंट्स ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। और 3 सेगमेंट्स ये हो गया, फिर बाकी आप इंट्रोडक्शन करेंगे और एक कंक्लूजन देंगे, तो यानी कि टोटल 5 सेगमेंट हो गए, ठीक है। एटलीस्ट आपको 5 सेगमेंट पे काम करने होंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार आपको क्या करना होगा, आपको अपना वर्ड लेंथ जो है वो आपको डिसाइड करना होगा कि इसको मेरे को कितना देना है, ठीक है। तो जैसे व्हाट आर द चैलेंजेस लिखना है, तो चैलेंजेस में तो कम से कम 4-5 पॉइंट आप लिखेंगे ना। अपॉर्चुनिटी भी तो आप कम से कम 5-7 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। फिर इनकम कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके आधार पे भी आपको 100-150 वर्ड वहाँ से लिखने होंगे। तो चैलेंजेस आपके हो जाएंगे कितने, कम से कम आप 80 से 100 वर्ड वहाँ पे आप डालेंगे अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं। फिर अपॉर्चुनिटी में भी आप 100 पॉइंट मतलब 100 वर्ड्स डालेंगे, 100 से 125 वर्ड, है ना। तो 100 वर्ड ये हो गया चैलेंजेस, 100 वर्ड हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फिर इनकम ये इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है, कम से कम 100 से 150 वर्ड ये हो सकता है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100 + 100 200, 300 तो आपके यहीं पे हो गए, ठीक है। 100 वर्ड्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, तो कितने 400 हो गए। और 70 से 80 वर्ड या मतलब 100 वर्ड्स में आप इसको कंक्लूड करेंगे, तो आपके पास 500 वर्ड्स ऑलरेडी दिमाग में आ गए कि आपको 500 के लिए वर्ड्स के लिए आपको अब सोचना नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप जब मेंस के लिए आप पढ़ रहे होंगे तो चैलेंजेस आपके दिमाग में रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगे, नहीं भी है तो एक एज अ कॉमन सेंस निकाल के भी आप उसको लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पैनिक नहीं होना है ना। कोई भी क्वेश्चन देखे उसको आप 2 से 3 मिनट समय दीजिए, आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ना। आप नहीं भी कुछ ज़्यादा जान रहे हैं तो उसको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से समझ के आप उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। तो इस पे आप थोड़ा सा काम करेंगे, है ना। तो इस तरह से, है ना, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अब इसी के आधार पे मैंने कैसे इसको लिखा है आप इसको देख सकते हैं आगे, ठीक है। मैंने तो आपको फॉर्मेटिंग बता दिया, है ना। जैसे अभी मेरे पास वो रहता तो मैं इसका फॉर्मेटिंग भी करके दिखाता, इसका मैं फॉर्मेटिंग भी करके दिखाऊंगा कि जब आप
कुछ नहीं जान रहे होते हैं और कीवर्ड से कैसे आप आंसर को आप कैसे डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो सिर्फ यू कैन डिराइव द आंसर्स ओनली नोइंग द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ओके। तो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन कीवर्ड्स। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द कीवर्ड्स देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इन अ वेरी इफेक्टिव वे, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बता दिया। देखिए कितना ही बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, बहुत बड़ा चौड़ा लंबा नहीं है ऐसा कि मतलब पूरा 2 पेज भर दिए उसी में, है ना। सीधा आपको क्या करना है, सीधा आपको अटैक करना है टॉपिक पे जो पूछा गया है, नहीं तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। आप इधर उधर का कथा कहानी लिखते रहेंगे, है ना। जब मैं मेंस का आंसर राइटिंग पे स्पेशल क्लास लिया करूँगा तो बताऊँगा कि कैसे आपको स्ट्रिक्ट होना है, कैसे आपको यू हैव टू सेट अ बाउंड्री टू राइट एन आंसर, ओके। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या यहाँ पे लिखा है कि फूड प्रोसेसिंग टिपिकली इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ फूड्स, है ना, द ट्रांसफॉर्मेशन, प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग टेक्निक ऑफ अ फूड प्रोडक्ट, ओके। तो ये सब आपको थोड़ा सा जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको आइडिया रहेगा। अगर ये इस तरह का भी वर्ड आपको नहीं पता है तो फूड प्रोसेसिंग थोड़ा सा भी हुआ है तो आप लिख सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सम एलिमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग फूड सिस्टम या एग्जिस्टिंग जो फूड ग्रेन्स होता है, ठीक है। सो दैट द utility or so that the importance of the existing food or food grades can be increased in terms of nutrition, vitamins and other things, okay। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े वर्ड्स या कीवर्ड्स नहीं है तो ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं कि चूँकि डायरेक्ट हम लोगों को कहाँ पर अटैक करना है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। ये सेगमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सेगमेंट जो है छूटना नहीं चाहिए, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी, है ना। और ये जो तीसरा सेगमेंट है ये छूटना नहीं चाहिए। तो आपके लिए इसके लिए क्या करना होगा कि अब आपको माइंड में ये प्रिपेयर करना होगा कि मेरे को अब उस सेगमेंट पे शिफ्ट होना है, ठीक है। तो पैराग्राफ मैंने यहाँ से चेंज किया। फिर विद द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स द अमाउंट टू बी पेड टू द फार्मर विल ऑल्सो इंक्रीज विच विल क्या है, विच विल नेचुरली इंक्रीज देयर इनकम, ओके। तो थोड़ा सा मैंने क्या किया कि क्वेश्चन का जो टर्म था वहाँ से उसको मैंने एड्रेस करने की कोशिश की, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे कि चैलेंजेस होता क्या है ना कि जो चैलेंजेस है ना वो 2 साइड से होता है, ठीक है। चैलेंजेस आपके बहुत लेवल पे हो सकते हैं, जैसे सप्लाई साइड चैलेंजेस हो सकते हैं, डिमांड साइड चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या चैलेंजेस है, फिर पॉलिसी लेवल पे क्या चैलेंजेस है ना। तो ये 4-5 चैलेंजेस आप दिखा सकते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस ओर में आप इसको ले जा सकते हैं। आपका जो रेंज होना चाहिए वो 500 to 700 वर्ड्स रहना चाहिए 14 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप जब आप बढ़ेंगे, है ना, तो आप देखेंगे कि सप्लाई साइड चैलेंजेस को मैंने दिखाने की कोशिश की है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, 2-3 लाइन लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे, आप इसको पढ़ लेना अपने हिसाब से, वैसे भी टेलीग्राम पेज आएगा, ठीक है। फिर आप डिमांड साइड डिफ़िकल्टीज़ आप दिखा सकते हैं, चैलेंजेस की डिमांड साइड से क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो मैंने दिखाने की कोशिश की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। फिर ये क्या है कि इनफॉर्मलाइजेशन इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो क्या रहा है कि ये अभी बहुत ही इनका ना फॉर्मलाइजेशन नहीं हो पाया। फॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज़ being run or regulated by some sort of regulations or laws or legal provisions are there, okay। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फूड प्रोसेसिंग में अभी भी आप देखेंगे छोटे छोटे प्लांट बैठा लिए गए हैं और देर इज़ अ नो क्लियर कट डायरेक्शन बाय द गवर्नमेंट एंड देर इज़ अ नो क्लियर कट प्रोविजंस रिलेटेड टू द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ओके। तो अभी गवर्नमेंट कुछ इस दिशा में प्रयास कर रही है। तो इनफॉर्मलाइजेशन उसी को बोलते हैं, यानी कि those plants or those factories which are running, they are not very regularized or they are not very regulated by the गवर्नमेंट नॉर्म्स, ओके। बहुत ही छोटे छोटे हिस्से में उन लोग लगे हुए हैं। कोई तो फूड इंडस्ट्री जो है वो घर में चल रहा है ना, किसी को पता भी नहीं होता है। तो इनका जो होता है फॉर्मलाइजेशन उस लेवल पे नहीं हो पाया है ना। तो ये इनफॉर्मलाइजेशन इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अभी ये चल रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे पॉपकॉर्न ही आपको बनाना है, जो मेज़ होता है, मक्का होता है, पॉपकॉर्न बनाना है, तो वो आप जो मार्केट में आप खाते हैं तो आपको ऐसे ठेले पे भी मिल जाएंगे, लेकिन वही आप सिनेमा हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे भी खाने को मिलता है। लेकिन क्या हुआ है कि वो एक छोटे लेवल पे हो रहा है जो आप मार्केट में खा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह लीची का जूस हो गया या फिर ऐसे कई सारे बिवरेजेस हैं, ठीक है, तो लोकल लेवल पे प्रिपेयर होते हैं। तो ये सब आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, वो इनफॉर्मलाइजेशन इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये चीज़ हो गया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि सैनिटरी एंड
फाइटोसैनिटरी मेजर्स है ना, यानी कि साफ़ सुथरा को लेकर के थोड़ा एक जो होना चाहिए, क्योंकि जब तक वहाँ पे सैनिटेशन का प्रोविज़न नहीं होगा, थोड़ा सा साफ़ सफाई नहीं रहेगा तो क्या होगा, वैसे में भी वो इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चैलेंजेस है। इसमें मैंने एक और चैलेंजेस लिखना भूल गया, इसमें एक लिखा जा सकता था कि गवर्नमेंट की तरफ से भी जो लीगल चैलेंजेस होते हैं वो भी नहीं है ना, मैंने बताया ना। तो यहाँ पे एक टॉपिक बनाया जा सकता था पॉलिसी चैलेंजेस, ओके, बिकॉज उतने सारे इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को ना सनराइज इंडस्ट्री भी बोला जाता है। तो दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री नीड्स सम मॉनेटरी बेनिफिट और सम मॉनेटरी इंसेंटिव बाय द गवर्नमेंट, सो दैट द startup or some entrepreneur can put their energy and money in this industry, okay। तो वहाँ पे एक होना चाहिए था ना, वो एक पॉइंट मैंने मिस किया यहाँ पे। ठीक है, उसको लिखा जा सकता था। ठीक है, पॉलिसी चैलेंजेस। फिर यहाँ पे आते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है ना, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, इसमें आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है तो मैंने दिखाने की कोशिश की है ना। आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा, वो तो एक नॉर्मल सी बात है ना। जहाँ भी इंडस्ट्री होगा एम्प्लॉयमेंट होगा। फिर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होगा, जानते ही हैं कि हम लोग ना उसको क्या करते हैं कि अलग से एडिशन करते हैं, है ना, चाहे वो फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, कुछ अलग अलग चीज़ें उसमें हम लोग ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो सकता है। प्रमोशन ऑफ बिजनेस एंड सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े मात्रा में क्या होता है, अलग अलग चीज़ों की खेती होती है। तो अगर उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं एज अ रॉ आइटम, है ना, तो उतने हम लोग पैसे नहीं बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन उसको क्या किया जाए, उसको अगर फूड प्रोसेस्ड उसको करके भेजा जाए तो उसमें ज़्यादा आ सकता है ना। जैसे हम लोग आयरन जो होता है, ये फूड प्रोसेसिंग से नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि जापान को हम लोग क्या करते हैं, आयरन और जो होता है उसको हम लोग रॉ मटेरियल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, सॉरी वो हम लोग सेंड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या करता है जापान हो गया, कोरिया हो गया, उसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हमारे क्या करता है, फिनिश्ड गुड यानी कि कैपिटल गुड्स या फिनिश्ड गुड हम ही को बेचता है। तो क्या करता है, वो पैसा हमसे बनाता है। ठीक है, तो अगर हम वी आर इनफ कैपेबल टू बिल्ड आवर ऑन कैपिटल गुड्स और फिनिश्ड गुड, देन we will be making more money out of the available resources or out of available raw materials, okay। So we need to focus upon how to increase the value of a raw material, and this can be done only through the establishing of what industries, okay। तो ये हो जाएगा प्रमोशन ऑफ बिजनेस एंड सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन, जैसा कि जानते हैं कि जब डेफिसिट प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ना, आप लोग पढ़ते होंगे ना, कॉस्ट पुश और कॉस्ट पुल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब जाहिर सी बात है कि सप्लाई साइड में कम मटेरियल रहेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो उस चीज़ को भी आप क्या कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि आपको प्रिपेयर्ड मील आपके पास रहेंगे, है ना, पैकेज फूड आइटम रहेंगे, तो उसको आप एज ए सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ योर रेगुलर डाइट, ओके। फिर हाई यील्डिंग वेराइटी है, चूँकि आप इसमें जानते ही हैं कि इसमें जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके या फिर अलग अलग जो जीनोम एडिटिंग होता है या फिर आप बायोटेक का इस्तेमाल करके आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है, और भी मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। ठीक है ना। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग कम कर सकते हैं इसके थ्रू, है ना। तो ये मैंने कितना 3 से 4 पॉइंट दिखाया अपॉर्चुनिटी में, 3 से 4 पॉइंट दिखाया किस में, चैलेंजेस में दिखाया। 1 से 2 पैरा मैंने इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया मैंने, कंक्लूज़न यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, आप देखेंगे तो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और ये 5 पेज, है ना। कंक्लूज़न में थोड़ा सा आपको क्या करना होता है कि जो भी आप थोड़ा सा कंक्लूज़न इज़ व्हाट, इट इज़ अ शॉर्ट समरी ऑफ टोटल स्टोरी, ओके। जो भी आप लिखे हैं, योर कंक्लूजन शुड बी लाइक दिस, कि आप जो भी लिख रहे थे ना, अगर कोई सीधा जंप करके आपके कंक्लूज़न में आए ना, तो उसको पढ़ने से भी समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या था पूरे आंसर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से आपको कंक्लूज़न डिराइव करना चाहिए, कंक्लूज़न लिखना चाहिए।
कुछ समझ में ना आया ना कंक्लूज़न लिखने के लिए, तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप पढ़ लो, आप मेन बॉडी पढ़ लो। जैसे आप चैलेंजेस लिख रहे थे, अपॉर्चुनिटी लिख रहे थे, तो उसी में से थोड़ा सा दूसरा लैंग्वेज बस दे करके, मतलब दूसरे तरीके से बस आप कंक्लूज़न डिराइव कर दो। और थोड़ा सा आपका योर कंक्लूजन शुड बी ऑलवेज व्हाट पॉजिटिव ओरिएंटेड। ओके, इसमें स्कोप है, इसमें और गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किए जाना चाहिए, इसको थोड़ा सा और सपोर्ट किया जाना चाहिए, तो ये अच्छा कर सकता है ना। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। कंक्लूज़न मैंने क्या लिखा है कि फूड प्रोसेसिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू यूज़ सरप्लस प्रोडक्शन efficiently, thereby achieving food and nutritional security as well as increasing farmers' income. Thus, the food processing industries has become an integral part of the food supply chain in the global economy. India, being an agricultural economy, should take advantage of its potential in the food processing industries by enacting favorable, simple and viable policies in this sector, है ना। तो देखा, आपने देखा किस तरह से यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट साइड का जो जो पक्ष है उसको भी मैंने रखने का प्रयास किया, क्योंकि वहाँ पे लीगल चैलेंजेस मैं लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे सोचा कि गवर्नमेंट साइड से क्या होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि फार्मर्स इनकम को कैसे ये इंक्रीज़ कर सकता है, तो आपको उस आधार पे मेन बॉडी में आंसर लिखना था अपॉर्चुनिटी साइड में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे फोकस करना था, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि प्रमोशन ऑफ बिजनेस एंड सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे देखेंगे बासमती राइस, ये सब का एग्जांपल दिया गया है कि कहाँ पे डिमांड इसका हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ आप लिखेंगे, है ना। फिर देखिए हॉर्टिकल्चर को डेयरी फिशरीज पोल्ट्री, ये सब क्या है, ये सब क्या है, फार्मर से ही तो रिलेटेड है ना। तो ये सब चीज़ को हाई यील्डिंग वैरायटी में इस सबको मैंने कोशिश की है इसको लिखने की, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे, बीच बीच में मैं आंसर ऐसा डालता रहूँगा ताकि आप लोग को आइडिया पता चले। और यकीन मानिए मेंस के लिए जुड़े रहिए, है ना। पूरा जो है नज़रिया चेंज हो जाएगा आंसर लिखने का, ठीक है। आप कुछ भी नहीं जान रहे होंगे फिर भी आप एक अच्छा आंसर लिख करके आएंगे। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा चीज़ों का, आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, थोड़ा सा इकोनॉमी, थोड़ा सा पॉलिसी, थोड़ा सा पॉलिटी, ये सब का थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा तो आंसर आप अच्छा लिख लेंगे, ठीक है। बस जियोग्राफी पार्ट को छोड़ के, खासकर फिजिकल जियोग्राफी में, है ना, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे ये सब का एटमॉस्फेयर, आसपास का माहौल का जानकारी का कुछ बेनिफिट नहीं हो पाता है। वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में बात होती है, जो चीज़ है वो है ना। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल जियोग्राफी सेक्शन, ओके। बाकी जैसे ह्यूमन जियोग्राफी हो गया या फिर वेजिटेशन वाला जो पार्ट है, उधर कुछ आप थोड़ा सा अपना कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द फिजिकल जियोग्राफी देन यू मस्ट हैव नॉलेज ओवर द टॉपिक, ओके। तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी और नेक्स्ट आंसर के साथ, ठीक है।